Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. So friends, as you all know that we have started a series on Arun Katyan book reading. In this we have covered chapter number 3 and ongoing chapter is chapter number 4, that is crop ecology. और crop ecology में भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है. ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स. इससे पहले के जो पार्ट थे, पार्ट 1 में हमने क्रॉप इकोलॉजी और हार्वेस्ट इंडेक्स के बारे में पढ़ा था एंड पार्ट 2 में हमने इडियोटाइप कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था. ठीक, आज का ये पार्ट लास्ट है. ये इस चैप्टर का क्रॉप इकोलॉजी चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स. ठीक, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है. ये लास्ट लेक्चर से हमारा इडियोटाइप फॉर रेनफेड वीट वॉज गिवन बाय. रेनफेड वीट के लिए इडियोटाइप किसने दिया था? ऑप्शन ए चंदेर, बी सिंगेटल, सी डोनाल्ड एंड डी डॉक्टर असाना. इसका आंसर आप मुझे प्रोवाइड कर देना हमारे कमेंट सेक्शन में. देखो, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से 50% लोगों ने बेल आइकन प्रेस किया है. पहले दिन मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा था, तो अभी जल्दी से चेक करिए आपने बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं किया है. नहीं किया होगा तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी. ठीक, तो लेक्चर शुरू करते हैं. दैट इज़ एग्रो क्लाइमेटिक जोन. अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन की एक डेफिनेशन दे रखी है बाई FAO. FAO defined an agroclimatic zone as a land unit delineated in terms of major climate and growing period which is climatically suitable for certain range of crops and cultivar. मतलब कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन एक लैंड यूनिट है जिसको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है? क्लाइमेट, ग्रोइंग पीरियड और जो कि क्लाइमेटिकली सुटेबल होगा डिफरेंट रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवार. ठीक, अलग अलग लैंड यूनिट है और हर लैंड यूनिट में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रो करी जाएंगी. अब एक चीज़ और है एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन. एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या हैं? जैसे सॉइल टाइप, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वाटर अवेलेबिलिटी. ये सारी चीज़ें वेजिटेशन या बोलने क्रॉप प्रोडक्शन को इफेक्ट करती हैं. तो ये सारी की सारी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस हैं. अब एक चीज़ आती है एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग. एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग में ही हम जितने भी हमने ये रीजन्स या जोन्स डिवाइड कर रखे हैं ये इस प्लानिंग के अंदर ही आते हैं. इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कंट्री को, बट जो मेन क्लासिफिकेशन है वो 3 है. एक है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, दूसरा एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बाय ICR और तीसरा जो है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन. ये तीनों इंपॉर्टेंट है. इनमें से जो पहला वाला है एग्रोक्लाइमेटिक जोन बाय प्लानिंग कमीशन, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है. बाकी के तो खैर आपको नंबर से याद रखने पड़ेंगे कि कितने जोन्स हैं. तो जो आज का लेक्चर है ये टोटली इस पर होगा, किस पे? एग्रोक्लाइमेटिक जोन पे. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की ज़रूरत क्या है? देखो, इसका ये फ़ायदा है कि अगर हमने कंट्री को अलग अलग पार्ट्स में या अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू वाटर अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू सॉइल टाइप, अकॉर्डिंग टू रेनफॉल, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन, यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को, अगर हमने इनके बेसिस पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हमको लोकेशन स्पेसिफिक क्रॉपिंग सिस्टम को डिसाइड करने में आसानी मिलेगी. यानी कि जैसे अलग अलग रीजन है, एक है वेस्टर्न हिमालयन रीजन, एक है लोअर गैंगेटिक प्लेन. अब हमको क्रॉपिंग सिस्टम डिसाइड करना है तो अब हम आसानी से कर सकते हैं कि भाई यहाँ तो रेनफॉल इतना होता है, यहाँ का टेम्परेचर इतना है, यहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी इतनी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ कौन सी क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं. ठीक, अब देखिए, अब यहाँ एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, इसको दिया था प्लानिंग कमीशन ने एंड टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर 15. देखो, सब रीजन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेन जो जोन्स हैं उनको याद रखना है. 15 जोन दिए थे प्लानिंग कमीशन ने एंड एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बाय ICR अंडर नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट. इसके अंडर इन्होंने 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स दिए. ठीक, तो 2 चीज़ें होगी, एक तो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन बाय प्लानिंग कमीशन. देखो यहाँ रीजन टाइप हो गया, ये यहाँ पर जोन है. ठीक, एग्रोक्लाइमेटिक जोन बाय प्लानिंग कमीशन, अब तो खैर इसका नाम चेंज हो गया, नीति आयोग हो गया. इसके अकॉर्डिंग 15 जोन्स हैं और ICR के अकॉर्डिंग 127. अब तीसरा है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग. ये कहाँ लोकेटेड है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग, इट इज़ लोकेटेड इन नागपुर, महाराष्ट्र. इन्होंने दिए थे टोटल 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन. देखो 3 नंबर्स हैं, एक तो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन बाय प्लानिंग कमीशन दैट इज़ 15, एग्रोक्लाइमेटिक जोन बाय ICR 127 एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग दैट इज़ 20. अब यहाँ पर टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन जिसकी हमने बात करी थी टोटल 15 है
बाई प्लानिंग कमीशन। देखो प्लानिंग कमीशन वाला ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको ही पढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग 1988, और उस दौरान कौन सा 5th ईयर प्लान चला था? 7th 5 ईयर प्लान। तो इस प्लान में इन्होंने कंट्री को 15 एग्रीकल्चरल रीजन में क्लासीफाई किया था अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, वेदर रिसोर्सेज एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है? एक तो ये कि प्लानिंग कमीशन ने 1988 में इसका क्लासिफिकेशन किया ड्यूरिंग 7th 5th ईयर प्लान, और इसमें कौन कौन से फैक्टर थे? क्लाइमेट, वाटर रिसोर्सेज एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। देखो ये तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन की क्लासिफिकेशन का बेसिस था, पर यहाँ जो तीसरा जो था एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, इसको क्लासीफाई किस बेसिस पे किया था? देखो 3 फैक्टर तो ये हो ही गए। इसके अलावा यहाँ पर एडिशनल क्या ऐड हो गया? सॉइल टाइप। सॉइल टाइप क्या है वहाँ का? और वहाँ का पोटेंशियल एओपो ट्रांसपिरेशन, ये क्या है? और भी कुछ फैक्टर ऐड हुए, पर जो मेजर फैक्टर थे वो यही थे, क्लाइमेटिक, वाटर रिसोर्सेज एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। वहाँ कुछ एडिशनल फैक्टर ऐड हो गए, और यहाँ एग्रो क्लाइमेटिक जोन में भी कुछ माइनर फैक्टर्स भी थे, जैसे क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न और टाइप ऑफ वेजिटेशन। पर मेजर जो फैक्टर थे वो यही थे, क्लाइमेट और वाटर। अब टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करी थी, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। अभी खाली नाम देख लेते हैं। वेस्टर्न हिमालयन डिवीज़न, ईस्टर्न हिमालयन डिवीज़न, लोअर गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन, अपर गैंगेटिक प्लेन, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। देखो हिमालयन वाले तो 2 आ गए, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, ठीक। उसके बाद गैंगेटिक वाले कितने आ गए? 4। एक तो लोअर, मिडिल, अपर एंड ट्रांस। उसके बाद प्लेटू एंड हिल्स, ये वाले कितने हैं? ये भी 4 हैं, ठीक है। उसके बाद कोस्टल प्लेन एंड हिल, ये वाले कितने हैं? 4, ठीक, ये भी 4 हैं। बचा क्या? आइलैंड रीजन। अब इसको एक एक करके देखेंगे, आपको अच्छे से तब समझ में आएगा। अभी तो ये खाली हमने नाम बता दिया आपको। देखिए ये जो मैप है, पहला मैप तो है हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का, ठीक। और जो दूसरा मैप है हमारा एग्रो इकोलॉजिकल रीजन का, जिसमें टोटल 20 रीजन्स हैं। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता। जो मेजरली पूछा जाता है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो एग्ज़ाम से हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए लेक्चर को ध्यान से देखना। पहला एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वेस्टर्न हिमालयन रीजन। मैंने जैसे 2 बताए थे ना, हिमालयन वाले में 2 आते हैं, एक वेस्ट और एक ईस्ट। हिमालयन बेल्ट हमारी ये है ऊपर। हिमालयन बेल्ट में जो वेस्ट में पड़ रहा है उसको वेस्टर्न हिमालयन रीजन कहेंगे, और जो ईस्ट में पड़ रहा है उसको ईस्टर्न हिमालयन रीजन कहेंगे। अब देखो यहाँ कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं ये। अब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कोल्ड रहता है, ठंडियों में काफ़ी कोल्ड रहता है। तो यहाँ कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं जिनको चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है? जो टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल है, पीच है, पेयर है, प्लम है, तो इनकी ग्रोइंग यहाँ करी जाती है। इसके अलावा भी कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे वीट है, राइस है, मेज है एंड माइनर मिलेट्स इन उत्तराखंड, ठीक। और सेफ्रन का सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जिनका कल्टीवेशन किया जाता है वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। एक चीज़ और याद रखना कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन में फ्रॉस्ट इंजरी का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही स्लो होता है और ठंडियों में अक्सर फ्रॉस्ट का खतरा क्रॉप्स में बने रहता है। देखो इसमें तो ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, बस आप स्टेट्स देख लीजिए। आने वाले कुछ ऐसे रीजन्स भी होंगे जिसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, उसको आप याद कर लेना। दूसरा है ईस्टर्न हिमालयन रीजन। देखो ईस्टर्न हिमालयन रीजन जो ईस्ट वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये इसमें दिमाग भी कर रखा है ये 2। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? एक तो 7 सिस्टर स्टेट्स आ गए आपके, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और आपका मणिपुर, वो सारे के सारे आएंगे। उसके अलावा कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वो तो आपको याद रखना ही है कि 7 स्टेट हैं ये वाले। और उसके अलावा भी वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट आता है कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट, तो ये थोड़ा अलग है, तो इसको आपको याद करना है। कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट आता है हमारे ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। अगला पॉइंट है वर्ल्ड्स मोस्ट एनुअल रेनफॉल रीजन, मौसिनराम, मेघालय, ये भी यहीं पाया जाता है। एक चीज़ और कि जितना भी यहाँ टोटल एरिया है उसका 1/3 एरिया में किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता ही होगा, ये इसमें क्या किया जाता है? पूरा लैंड रोटेट कर दिया जाता है। क्रॉप रोटेशन तो आपको पता होगा ना, क्रॉप रोटेशन में तो हम
सेम पीस ऑफ लैंड में क्रॉप को रोटेट करते हैं। पर यहाँ क्या है कि क्रॉप तो सेम है पर लैंड को हम रोटेट कर दे रहे हैं। पहले एक जगह ग्रो करेंगे, करते रहेंगे, जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो हम उस जगह को छोड़ के नई जगह चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब जो हमारी पुरानी जगह थी जिसको हमने छोड़ रखा था वो फर्टिलिटी को रिगेन करती है, फिर हम उस लैंड पे वापस आ जाते हैं। तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। और यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे हैवी रन ऑफ, हाई सॉइल इरोजन एंड फ्लड, हाई सॉइल एसिडिटी एंड एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी। तो ये प्रॉब्लम्स भी आपको याद रखनी है। और मेजर क्रॉप्स क्या क्या हैं? राइस, मेज एंड व्हीट। अगला रीज़न है लोअर गैंगेटिक प्लेन। लोअर गैंगेटिक प्लेन में क्या क्या आएगा? ये वाला पार्ट, ये वेस्ट बंगाल वाला। देखो यहाँ मार्क कर रखा है नंबर से 1 2 3 4 करके लिख रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने सर्कल भी कर दे रहा हूँ ये वाला पार्ट। तो इसमें मेजरली वेस्ट बंगाल का पूरा पार्ट आता है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है फ्लड की, बाढ़ की प्रॉब्लम। सॉइल यहाँ का एलुवियल है। आपको एक चीज़ और याद रखना है यहाँ कि राइस का प्रोडक्शन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। अब लोअर गैंगेटिक प्लेन के बाद आता है मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स। इसमें कौन सा रीजन आता है? ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, ये वाला पार्ट। देखो बिहार तो पूरा आ रहा है इसमें और यूपी का भी थोड़ा ईस्टर्न वाला पार्ट आ रहा है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पूरे जितने भी रीजन्स हैं अगर हम औरों से कंपेयर करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, दैट इज़ अराउंड 39%। देखो 39% आपको याद नहीं रखना है, वैल्यू ये चेंज भी हो सकती है, बस ये याद रखिए कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यहाँ सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी ये भी हाईएस्ट है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि मिडिल गैंगेटिक प्लेन में ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया सबसे ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब आप कहेंगे यार ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है? क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से समझा रखा है विद एग्जांपल। अगर आपको नहीं आता है तो आप जाकर वहाँ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। प्रॉब्लम्स यहाँ आती हैं, फ्लड की प्रॉब्लम है, इम्प्रॉपर ड्रेनेज, ये इम्पोर्टेंट है। देखो मेनली कौन सी रिवर रिस्पॉन्सिबल है यहाँ फ्लड के लिए? वो है सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। कौन सी नदी है? कोसी नदी, ठीक। फिफ्थ है अपर गैंगेटिक प्लेन। इसमें कौन सा पार्ट आता है? वेस्टर्न यूपी। देखो ईस्टर्न यूपी वाला तो हमारा मिडिल वाले में आ गया था, अपर वाले में आएगा वेस्टर्न यूपी, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी। और थोड़ा बहुत हमारा जो नीचे का पार्ट है उत्तराखंड का, जैसे उधम सिंह नगर है, इसका भी कुछ पार्ट इसके अंदर आता है। मेजर क्रॉप्स क्या क्या हैं? वीट है, शुगर केन है एंड राइस है। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जोन, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। कहाँ है ये ट्रांस गैंगेटिक प्लेन? ये वाला छठा वाला, फिफ्थ के बाद छठा ये। तो जो ये वाला पार्ट है दिस इज़ ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। देखो यहाँ भी आपको याद रखना है कि राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है? श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है ये, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ हाईएस्ट नेट सोन एरिया यहाँ, और हाईएस्ट ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहाँ था? वो था मिडिल गैंगेटिक प्लेन में, ठीक। उसके अलावा हाई इरीगेटेड एरिया है, हाई कैनाल इरीगेशन है, हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। अब यहाँ जो ट्रांस गैंगेटिक प्लेन है इसमें भी हाई रहती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब हाईएस्ट तो नहीं कह सकते, हाईएस्ट तो उसी रीजन की है, बस ये कह सकते हैं कि हाई है। बाकी चीज़ें आपको जो याद रखनी है, हाईएस्ट नेट सोन एरिया है, हाई इरीगेटेड एरिया है, हाई कैनाल इरीगेशन है। उसके अलावा यहाँ ग्राउंड वाटर का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। अब आता है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, ये वाला, ठीक। इस पार्ट में मैंने थोड़ा सा मार्क कर दिया है। एरिया कौन कौन सा आता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू एक्सटेंडिंग ओवर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। 9th में है वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन। वेस्ट वाला किधर आएगा? देखो 7th वाला तो ईस्ट था, वेस्ट वाला कौन सा होगा? ये वाला 9th, ठीक है। तो 9th वाला है हमारा वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। इसमें कौन कौन से स्टेट आएंगे? मेजरली जो पार्ट आता है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र किसके अंदर आता है? वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन में। सॉइल कौन सी है यहाँ? ब्लैक सॉइल है, मेनली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं यहाँ। इसके बाद है सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, 10th वाला। मैप में देख लीजिए 10th वाला कहाँ रहा है? यहाँ पर, ये। तो इस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं? देखो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आता है तमिलनाडु का पार्ट, और हल्का थोड़ा सा पार्ट आता है महाराष्ट्र का, ठीक है, सदर्न महाराष्ट्र। तो ये कुछ स्टेट है, एक तो हो गया सदर्न महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु। यहाँ की सॉइल कैसी है? रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल।
अब यहाँ पर जो चीज़ याद रखने वाली है वो है कि इस रीजन में सबसे ज़्यादा ड्राई लैंड फार्मिंग होती है। ड्राई लैंड फार्मिंग इन 81% ऑफ एरिया, ये याद रख लीजिए आप। कौन से वाले रीजन में? सदर्न प्लेटू एंड हिल रीजन में ड्राई लैंड फार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है। मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं? पैडी है, पल मिलेट है, ग्राउंड नट, फिंगर मिलेट, कॉटन एंड शुगर केन। देखो पिछले वाला जो था वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन, महाराष्ट्र आ रहा है। यहाँ सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अलावा जो मेजर जिस क्रॉप की ग्रोइंग करी जाती है वो है कॉटन। कॉटन का यहाँ पर आपको पता भी होगा, कॉटन का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। अब है 11th ईस्ट कोस्ट और 12th वेस्ट कोस्ट। यहाँ मैप में देख लीजिए आप, जो कॉर्नर वाले हैं कोस्टल वाले, ये तो है ईस्ट कोस्ट और ये है वेस्ट कोस्ट। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? देखो पहले तो ईस्ट कोस्ट पे वाले देख लेते हैं। ईस्ट कोस्ट एंड हिल में आएंगे हमारे तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड पुडुचेरी। क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो होती हैं यहाँ? पैडी, शुगर केन, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, मेज़ एंड सोरगम। देखो पैडी तो आपको हर जगह दिख जाएगा, ठीक है। वेस्ट कोस्ट एंड हिल्स, यहाँ कौन कौन से स्टेट हैं? केरला, देखो मेन तो हो गया केरला एंड गोवा, थोड़ा बहुत कर्नाटका, थोड़ा महाराष्ट्र और थोड़ा सा तमिलनाडु का भी पार्ट आता है यहाँ एकदम नीचे अगर देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर हल्का फुल्का तमिलनाडु का भी पार्ट आता है। अब यहाँ पर सॉइल की बात करें तो यहाँ पीटी एंड मार्सी सॉइल होती है। क्रॉप्स कौन सी ग्रो होती हैं? पैडी, टेपियोका, शुगर केन और यहाँ कोकोनट और स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है, जो नीचे का रीजन है केरला वाला रीजन। अब है 13th गुजरात प्लेन एंड हिल्स, जो गुजरात वाला एरिया है। तो ये एरिड जोन है, यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है। क्रॉप्स जो मेजरली ग्रो करी जाती है पर्ल मिलेट, ग्राउंड नट, सीसेम एंड मस्टर्ड। इसके बाद है वेस्टर्न प्लेन एंड हिल रीजन। वेस्टर्न वाला कौन सा है? ये राजस्थान वाला 14th है ये वाला, ठीक है। ये तो था गुजरात वाला, ये 13 वाला। इससे ऊपर जो है ये है राजस्थान वाला रीजन, जिसको वेस्टर्न ड्राई रीजन कहते हैं, वेस्टर्न ड्राई रीजन। तो इसमें क्या क्या आएगा? राजस्थान एंड वेस्ट ऑफ द अरावलीज। सैंडी सॉइल है यहाँ, लो रेनफॉल होती है, हाई एवेपोरेशन एंड ब्रैकिस ग्राउंड वाटर। ये याद रखना है आपको कि सबसे ज़्यादा एवेपोरेशन यहीं होता है और जो ग्राउंड वाटर है ये बहुत ज़्यादा खारा है। सैंडी वेजिटेशन है और फेमाइन और ड्रॉट का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ। अब जो 15th है लास्ट, आइलैंड जोन, इसमें 2 यूनियन टेरिटरीज आती हैं हमारी, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। हाई फॉरेस्ट जोन है और इसमें अंडीसोल सॉइल ऑर्डर पाया जाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अंडीसोल सॉइल ऑर्डर कहाँ होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखो ये थे टोटल 15 क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया बाय प्लानिंग कमीशन। अब इसमें कुछ हमने पॉइंट्स देख रखे थे, हम एक बार और देख लेते हैं, जल्दी देखेंगे। जो मेन चीज़ें थी वही देखेंगे खाली। देखो पहला था वेस्टर्न हिमालयन जोन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। फिर था ईस्टर्न हिमालयन जोन, फिर था ईस्टर्न हिमालयन जोन। ईस्टर्न हिमालय में एक कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का ये इंक्लूड था, ये कुछ नई चीज़ थी। और इसके अलावा यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा करा जाता है। उसके बाद था लोअर गैंगेटिक प्लेन, यहाँ वेस्ट बंगाल वाला रीजन, ये यहाँ का राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर था मिडिल गैंगेटिक प्लेन 4th वाला, ये यहाँ पर क्या याद रखना था हमको? यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी थी कि यहाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अपर गैंगेटिक प्लेन, इसमें वेस्टर्न यूपी आता है 5th नंबर पर। फिर था ट्रांस गैंगेटिक प्लेन, इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी थी हमको, ये 6ठे नंबर पे है जो ये वाला पार्ट। इसमें श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट आता है राजस्थान का, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा नेट सोन एरिया यहीं है, हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया भी यहीं है, हाई कैनाल इरीगेशन भी यहीं है और ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा यहीं किया जाता है। उसके बाद था ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स। फिर था वेस्टर्न प्लेटू, ये वाला 9th वाला, ये तो था ईस्ट, ये था वेस्ट और ये 8th वाला सेंट्रल। तो जो 9th वाला है इसमें महाराष्ट्र का रीजन आता है, ब्लैक सॉइल थी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड कॉटन का कल्टीवेशन होता था। सदर्न प्लेटू एंड हिल रीजन, इसमें एक चीज़ याद रखनी थी आपको कि ड्राईलैंड फार्मिंग सबसे ज़्यादा यहीं होता है। उसके बाद था ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। गुजरात प्लेन, इसमें लो रेनफॉल होता है। वेस्टर्न प्लेन, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पोटेंशियल वेपर ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा है और ब्रैकिस ग्राउंड वाटर है, राजस्थान वाला हिल। फिर था आइलैंड जोन। आइलैंड जोन में हमने देखा था कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का एरिया आ रहा है इसमें, और जो अंडीसोल सॉइल ऑर्डर है ये भी कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलो फाइनली चैप्टर ख़त्म हो ही गया है ये, जो कि क्रॉप इकोलॉजी के बारे में था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं
और आज इसका ये लास्ट पार्ट था एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का। अब आप लोग कहेंगे कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन क्यों नहीं पढ़ा है। देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में नहीं आता, मैं बस उसके नाम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लूँगा, आप वहाँ से इसको देख लेना। टोटल 20 है, आपको इतना याद रखना है। बाकी जो मेन फैक्ट थे वो क्लाइमेटिक जोन्स में ही थे जो मैंने अब बता दिए हैं। और अगला चैप्टर है हमारा ड्राईलैंड फार्मिंग। अरुण कात्यायन का चैप्टर 5 है ड्राईलैंड फार्मिंग, इसके बारे में हम अगली बार डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। देखो दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है कि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है। आप लोग नहीं दबाओगे तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी चेक कर लो, नहीं किया है तो अभी बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।